नेक्स्ट केस देखते हैं। एक सर्कुलर लूप है। क्या है? सर्कुलर लूप है। तब तो सर्कुलर लूप की वैसे कर लिए थे। हाँ, सर्कुलर लूप की एक्सिस। वेरी गुड। तो पिछले वाले चैप्टर ग्रेविटेशन में देखा था एक सर्कुलर लूप जिसका मास है वो रेडियस आर था, उसके एक्सिस पे हमने क्या निकाली थी? ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं एक सर्कुलर लूप है जिसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्यू। उसकी वजह से हम लोग एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ठीक, वहां पे फॉर्मूला क्या है? जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस electric field at the axis of charge circular ring. Electric field at the axis of charged circular ring. एक सर्कुलर रिंग है जो कि चार्ज है, जिसपे मैंने क्या रख दिया? चार्ज रख दिया। उसके एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, मैं तो डायग्राम बना। ठीक है, देखो ये कैसा डायग्राम है। ये रिंग है, ये वाला पार्ट जो डैश करके बनाया हुआ है वो प्लेन के अंदर है, और ये जो सॉलिड पार्ट है ये प्लेन के बाहर है। जैसे ये है ना, ये वाला पार्ट बाहर प्लेन के, ये वाला पार्ट प्लेन के अंदर, ये डैश पार्ट बनाया हुआ है। ये वाला पार्ट डैश पार्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या दे दिया? कुछ तो चार्ज मैंने दे दिया, क्यू चार्ज मान लो दे दिया। पूरे रिंग पे चार्ज कितना है? क्यू। इसका रेडियस कितना है? आर। और सेंटर से एक्स दूरी पर कोई एक पॉइंट आता है सपोज, मुझे उस पॉइंट पे क्या पता करना? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। ठीक, इस रिंग की वजह से कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना। चलो क्या करें? डेरिवेशन करा दूं क्या? कितने लोग को चाहिए डेरिवेशन? एक, दो, तीन, चार, पाँच। सच में चाहिए बस? चलो बता देता हूँ, चाहे तुम लिखना चाहे ना लिखना, शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ क्योंकि वहां भी नहीं बताया था डेरिवेशन में, फिर मैंने बोला था मैं इधर बता देता हूँ। चलो देखो, हालांकि जैसे वहां पे निकालते हैं वैसे इधर भी निकालेंगे, बट ठीक है। देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे चाहिए ना मुझे, इधर ध्यान दो। क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इस ये तो इतना छोटा है कि लगभग लगभग ये पॉइंट चार्ज जैसा है। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मुझे पता है, k इंटू पी बाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो वो तो भाई अवे फ्रॉम द पॉइंट है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है। इसकी वैल्यू कोई बता पाएगा क्या? अच्छा, ये दूरी r है, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब तुमको समझ में आ रहा होगा क्यों डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाता है। अच्छा, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। इस डी की वैल्यू तो बता देना मुझे। डी, डी क्या है? इस छोटे से पॉइंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू डी क्यू अपॉन ये दूरी ना, इस पॉइंट से इसकी दूरी तो यही, इसका स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर तो रूट क्या बन जाएगा। क्लियर है बात? तो आज बिल्कुल समझ में आती है हमको। ठीक है, इसकी एक वर्टिकली अपोजिट में भी एक ये पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो जरा, इसको जरा ध्यान से देखो। ये जस्ट इसके अपोजिट, अगर रिंग का एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट नीचे ये वाला, ठीक, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर गई? नीचे की तरफ। तो नीचे वाले पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऊपर की तरफ। समझ गए बात? तो ये नीचे वाला पॉइंट है,
अच्छा इसकी वजह से दूरी तो सेम ही है भाई, सेम ही है ना, सिमेट्रिक है, जितनी दूरी यहां से आता है उतनी दूरी यहां से आता है, तो ये भी दूरी कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बट इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वुड बी ऑन दिस साइड, सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, और ऐसे दो एलिमेंट नहीं है वायर में, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ तो उसके वर्टिकली अपोजिट एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूँ तो उसके वर्टिकली अपोजिट एक एलिमेंट है, समझ में आ रही बात? हर एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट मौजूद है क्या? सिमेट्रिक है भाई रिंग है। अच्छा, तो सिर्फ इन दो एलिमेंट की पहले कहानी समझते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक, ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल भी थीटा रहेगा इधर भी, क्योंकि ये भी थीटा रहेगा ना सिमेट्रिक। तो इसका दो कंपोनेंट निकला, एक आया डीई कॉस थीटा, एक क्या है डीई साइन थीटा, इसका भी दो कंपोनेंट आया, एक आया डीई कॉस थीटा, एक आया डी साइन थीटा। अरे भाई डी साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक, और ऐसा इन दोनों का नहीं, जितने भी एलिमेंट आएंगे सबका डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और सबका डी कॉस थीटा एक साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, कितना डी कॉस थीटा ऐड करेंगे, तो इतनी बार बहुत कॉन्टिन्यूअसली जब ऐड करना है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत इस बात में? नहीं, और ऐसे सबके एलिमेंट्स तो इसी डायरेक्शन में आएंगे, डी cos थीटा, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बड़े आसानी से आ जाएगा भाई। डी की वैल्यू रख दो यहाँ पे के, अच्छा के तो कांस्टेंट है भाई, के थोड़ी चेंज हो रहा, और क्या ये दूरी चेंज हो रही है क्या, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो फिक्स है हर एक पॉइंट के लिए, तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos थीटा की क्या कहानी है, cos थीटा, अब इस ट्रायंगल में देख लो cos थीटा क्या है, इस ट्रायंगल में देख लो cos थीटा क्या है, ये ट्रायंगल है हमारे सामने, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा x, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो भाई इस ट्रायंगल में देखो, cos थीटा बेस x, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, सिंपल। अच्छा ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो x चेंज हो रहा ना रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा, इसको भी बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन में क्या बचा रहेगा, तो dq, सिर्फ और सिर्फ dq बचा है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का क्या होता है, तो dq का क्या हुआ, dq मतलब छोटा सा चार्ज, छोटे सा चार्ज, छोटा से चार्ज, छोटा से चार्ज को ऐड करते 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 पूरे रिंग पे चले गए, तो मुझे तो पूरा चार्ज मिल गया, पूरा चार्ज कितना था, q था इसका, तो dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q। अच्छा क्या मिल गया मुझे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड k q x अपॉन, अब नीचे देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और रूट में लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 1/2 विल बी 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला आना चाहिए था, ये तो तुम पहले ही निकाल के रखे थे, तो वही सोच रहे थे ना सर, वहां तो आया था जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, सर जो वहां पे काम जी का था, कैपिटल जी का, वही काम यहाँ पे के का होता है, सर जो काम वहां पे मास का था वही काम यहाँ पे चार्ज का होता है, बाकी चीजें तो डिस्टेंस वगैरह तो कांस्टेंट था, तो हमको रिजल्ट तो पहले से पता था, बट आया कैसे वो मैंने दिखा दिया। अब क्या तुम खुद से क्या ग्रेविटेशनल वाला रिजल्ट डेराइव नहीं कर सकते क्या, वहां पे क्या करोगे, चार्ज की जगह छोटा सा मास का एलिमेंट लोगे और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लिखोगे, वहां पे भी इस तरीके से ही साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बस एक अंतर होगा, एक अंतर होगा वहां पे क्या, कि जब मास के एलिमेंट लोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अट्रैक्टिव होती है हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज और टुवर्ड्स द मास होती है ना, क्योंकि वहां पे रिपल्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ में आएगा, इस तरफ रहेगा डी, डी cos थीटा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ आएगी, ठीक, अगर मैं यहाँ, उसका मतलब भी तो है नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर कोई मास रखता हूँ तो उसको ये अट्रैक्ट कर देगा, और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इस तरफ आए तो उसका भी मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ तो इस पॉजिटिव से दूर भागेगा, किस तरह, समझ में आएगा, तो हर एक चीज का एक प्रॉपर मीनिंग, क्लियर है बात।
नोट कर लो, एक डेरिवेशन ठीक है, एक कर देता हूँ। अच्छा, हो गया क्या? हाँ, ये बताओ मुझे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से किस तरफ आई बेटा? अलोंग द एक्सिस, अवे, अवे फ्रॉम द ना, अवे फ्रॉम द रिंग। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर इस पे नेगेटिव चार्ज दे देता तो भी अलोंग द एक्सिस बट टुवर्ड्स द रिंग, अलोंग द एक्सिस टुवर्ड्स द रिंग। क्लियर है बात? अच्छा, जरा एक मुझे ये बताओ, कल हमने पढ़ा था भाई, एक सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी थी, क्या आई थी बेटा? जीरो आई थी, जीरो आई थी ना। फिर हमने पूरा फॉर्मूला निकाला था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, यहां भी तो हम उस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। एक्स क्या है? सेंटर, ये रिंग के सेंटर से दूरी एक्सिस पे। अगर मैं इसको घटाते 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 एक्स की वैल्यू जीरो कर दूं, तब तो रिंग के सेंटर पे ही आ गए। और मुझे तो पक्का पता है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? जीरो। तो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं चेक करने के लिए एक बार एक्स की वैल्यू जीरो रख के देख लो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है क्या? हाँ भाई, एक्स की वैल्यू जीरो रखा न्यूमरेटर में, तो ये इसको जीरो कर दिया, डिनोमिनेटर में आर, इसको आर क्यूब बचा रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो माने कि क्या? एक्स इज इक्वल टू जीरो कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब कि सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, कल ही पढ़े थे इस फॉर्मूले का, वो स्पेशल केस हो गया। ठीक है, अच्छा, x इज इक्वल टू, अरे भैया रुक, तुम भी बहुत बात कर रहे हैं। x इज इक्वल, वो तो रिप्लाई करने जा रहा था, देखा कि जान पड़ गई, चुप हो गया। अब थोड़ी मैं रिप्लाई करने जा रहा था कुछ। हाँ, x इज इक्वल टू जीरो मतलब कि सेंटर ऑफ रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जीरो। x इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या? चेक करो, पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं इन द सेंस, x इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी, वो वो रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, वो रिंग के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। अब रिंग का रेडियस इसका कितना रहेगा बताओ? ये रिंग है, इसका रेडियस कितना? 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर कुछ रहेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है यहाँ से 20 मीटर दूरी पे, एक्स की दूरी हो गई 20 मीटर, तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना। 20 को 20 स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया। और ये पॉइंट 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो एकदम निगलिजिबल हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो हम लोग देखते हैं कि अगर इतना तो सब लोग नोट कर चुके हैं ना, अगर इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, अगर x जो है, x मतलब वो पॉइंट, रिंग के सेंटर से वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर वो पॉइंट रेडियस ऑफ रिंग के कंपैरिजन बहुत बड़ा है, तो क्या मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को सीधे एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ भाई। 400 में 0.04 जोड़ना है, 0.04 भी नहीं और कम, क्योंकि 0.02 तो रेडियस था ना 2 सेंटीमीटर, 0.02 का स्क्वायर तो और कम हो जाएगा ना, तो 400.0004 ऐसा करके लिखा जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा वो, तो वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखाई देगी हमारी? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, बचा एक्स क्यूब, तो के क्यूब एक्स बाई एक्स क्यूब, के क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ये कैसा दिख गया? ये तो पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी के क्यूब बाई आर स्क्वायर। मतलब कि अगर हम रिंग से बहुत दूर चले जाएं, तो दूर से हमको रिंग ऐसे छोटी दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि वो पॉइंट पॉइंट चार्ज है। समझ में आई बात? जैसा पॉइंट चार्ज की वजह से, अगर मैं रिंग ना रख करके पॉइंट चार्ज रख देता, तो भी मुझे के क्यूब बाई आर स्क्वायर ही मिलता, सॉरी एक्स स्क्वायर ही मिलता। बट रिंग है, बट इतनी छोटी सी रिंग है कि हमें तो कैसा लग रहा है? पॉइंट ही जैसा लग रहा है। तो मतलब भी वही होता है, हम लोग किसी चीज को पॉइंट तो तभी मानते हैं ना, कि जब हम जिस डिस्टेंस पे जा रहे हैं उसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ बहुत कंपेरेबल हो। ये तो काइनेमेटिक्स में हमको पता है भाई। अब रेल की तो अपनी लेंथ होती है ना, एक हम लोग उसको पॉइंट मान के काम कर लेते हैं, क्यों? गई होगी 1000 किलोमीटर और रेल की लेंथ है 100 मीटर, मान लो या 150 मीटर, तो 1000 किलोमीटर कंपेरिजन में कम हो गया वो। समझ में आई बात? तो ये हो गया। अच्छा, तो फिर ये तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो ये फॉर्मूला वैलिड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बताओ? एक्स की वैल्यू इंफिनिटी रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। तो यार बड़ा अजीब सा केस हो गया।
ये रिंग है, रिंग है, रिंग के सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इंफिनिटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दोनों जगह जीरो। अब बीच में तो नॉन जीरो है, बीच में तो नॉन जीरो है ना, हर जगह थोड़ी जीरो है, कहां कहां जीरो है, रिंग के सेंटर पे और इंफिनिटी पे, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अच्छा, अब बीच में नॉन जीरो, तो कोई चीज शुरुआत में भी जीरो है, लास्ट में भी जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि पहले जीरो से उसकी वैल्यू बढ़ी होगी, बढ़ी होगी, बढ़ी होगी, बढ़ी होगी, बढ़ी होगी, और उसको तो फिर से जीरो होना था। मतलब बढ़ते 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 कहीं पे मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद घटना शुरू हुई होगी, घटते 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 इंफिनिटी पे जाकर के जीरो हो गई होगी। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ एक्स की किस वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, एक्स की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ऐसे तुक्का थोड़ी मारना है, ऐसे थोड़ी करना है कि वो तरीका होता है भाई मैथमेटिकल, हमारे पास टूल्स मौजूद है। क्या करो, मैक्सिमम मिनिमम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम करना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, एक्स का, एक्स अलग 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 करते हुए चले जा रहे हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यू पे जा रहे हैं ना, जैसे ऐसा कर रहे हैं। हीलिंग के सेंटर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की जीरो, आगे बढ़े मेजर की E1, फिर आगे बढ़े मेजर करी E2, फिर आगे बढ़े मेजर करी E3, ऐसे करते 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 चले गए, बूढ़े हो गए, इंफिनिटी पे पहुंचे, जीरो आया। उस बीच में किसी एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिली हो, वही पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता इतनी जल्दी। अभी के तो फिलहाल मुझे तो कुछ ना कुछ मतलब टूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करें, तो भाई मैक्सिमम मिनिमम लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन है, एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फिर क्या करो, जीरो के इक्वेट कर दो। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इसी इसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक चल रहा है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, एट व्हाट वैल्यू of x electric field will be maximum. Simply you have to differentiate electric field with respect to x. कुछ मत करो, जब जिसको कुछ भी नहीं समझाया पहले तो डी बाई डी एक्स लिखो, और फिर क्या लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा फंक्शन लिखो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये लिखा, के तो कांस्टेंट है भाई, क्यू तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको मुझे किसके इक्वेट करना है, जीरो के इक्वेट करना है। पहली बात, के और क्यू तो कभी जीरो होंगे नहीं, कांस्टेंट का कभी जीरो होगा नहीं, मतलब बाकी बात सिर्फ ये जीरो होने वाला है। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या, मैंने तुमको न्यूमरेटर और वर्सेस डिनोमिनेटर वाला रूल बताया था ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाला, मैथ में हो गया। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अरे तो सब लोग मैथ वाले थोड़ी है, बाकी लोग को मैंने वैसे ही बता रखा है, शायद नहीं बताया है, बताता तो अभी नहीं कहते, चलो बता देता हूँ। ये मुझे तो याद था, मैंने काइनेमेटिक्स में बताया, प्रोडक्ट भी बताया था, डिविडेंड भी बताया, चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। मान लो डी बाई डी एक्स हो या कुछ भी हो, या यू बाई भी लिख देता हूँ, तो फिर कुछ यू बाई बी, इधर सुनो, मान लो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, वो तो जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हो। ये क्या है, यू क्या है न्यूमरेटर, बी क्या है डिनोमिनेटर, जैसे इस केस में क्या है न्यूमरेटर एक्स, डिनोमिनेटर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आई बात। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर ध्यान से देखना, न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान लो यू, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर, सॉरी उल्टा बोल दिया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान लो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, फिर लगाओ साइन माइनस का, न्यूमरेटर को कांस्टेंट मानो, डिफरेंशिएशन कर दो डिनोमिनेटर। तो क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस
न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। और जिसको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, होमवर्क ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई साइन एक्स घर पे करना रहता है, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स ले लो। चलो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, इधर देखो जरा, फिर इधर देखोगे, लेकिन अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो इधर ध्यान दो। इधर मैक्सिमम मिनिमम में जिस फंक्शन को मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होती है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया, जीरो के इक्वल कर रहा हूं, के क्यू तो कभी जीरो नहीं होगा ना, उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब पक्की बात यही डिफरेंशिएट यही जीरो होगा। तो अब चलो देखो, ये न्यूमरेटर है मतलब ये u है, डिनोमिनेटर ये है मतलब ये v है ना। u भी पहचाने, u कौन है, x। जो लोग पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 ठीक, u और v आ गया। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐसे का ऐसा ही कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या एक्स का डिफरेंशिएशन बोलोगे पहले से कर देगा, माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ऐसा ही रख दो, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल टू 0। बट बात ये है कि ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, तो उसी का क्यों, दो नंबर का स्क्वायर करके क्यों कर रहा हूं, वो थोड़ी 0 हो सकता है, और वो 0 हो गया तो एक महीना ही हो जाएगा। तो चलो बट लिख तो दिया, बट पॉसिबिलिटी से वो बाहर है कि वो 0 होगा, मतलब ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है वही 0 हो रहा होगा। चलो फिर इसको लिखते हैं हम लोग, क्या है यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं। अब वहां पे चेन रूल लगेगा, मैथ वाले पढ़े पढ़े, बताओ फिर। अरे बस चेन नहीं रिजल्ट बताओ मुझको। सबसे पहले आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और फिर आएगा 2x। चिंता मत करो, मैथ वालों को भी कुछ हो नहीं रहा ये तुम लोग के बराबर ही है, तुम्हारे बराबर ही है। इधर सुन लो, इधर सुन लो, इधर सुन लो, सबको सिखा देता है, इधर ध्यान, इधर सुनो। अब अगर यहाँ पे सीधे सीधे एक्स स्क्वायर कुछ लिखा होता तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर देता ना, यहाँ पे ऐसे क्या दे रखा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या करेंगे, पहले तो भाई इसको पूरे को x की पावर n मान के रखे करेंगे, तो क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, तो सीधे सीधे लिखो यहाँ पे 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। फिर इसका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, और इसको मुझे किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, ठीक है। कोई कष्ट है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हां आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है ना, बिल्कुल तुम लोग हो गए। इसका डिफरेंशिएशन जरा बोलो, तो इनके आगे बढ़ो, तो मतलब 4x 2 into 1 plus x square into 2x, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n x n minus 1, जो किया जाएगा 2 1 plus x square, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे एक 2x आ गया, यही बोला तुमने 8/2 बोला ना,
ठीक है। तो पहले क्या करते हैं बेटा, इधर क्या, पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x की पावर n मान करते हैं, तो क्या हो गया n x n minus 1, तो 3/2 r square plus x square की पावर 1/2, फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे 2। ठीक है, तो अब इसको ही 0 के करीब होना चाहिए, 0 की इक्वल पर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, क्या r स्क्वायर प्लस x, कुछ लोग को लगेगा डिनोमिनेटर गायब कर दिए, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता था ना। अब यहाँ पे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ये आधे लोग तो छक्का। ठीक है, तुम रिजल्ट लिख लेना, देख लो, कैलकुलेशन मेरे ऊपर छोड़ दो। माइनस 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 तो खत्म हो गया, क्या बचा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आगे बताओ, ये दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ये दोस्तों एक पॉजिटिव नंबर है, अरे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी 0 नहीं हो सकता, मतलब पक्की बात कौन 0 है, ये 0। तो मर्डर मिस्ट्री टाइप की चल रही है मूवी चलती ना, ऐसे कोई सा मर्डर हो गया मूवी की शुरुआत में, फिर कहते कौन कौन है, तो 3-4 लोगों में शक आ जाता है, फिर कहते नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो उस समय वहां था ही नहीं। ठीक है, इसकी मोबाइल लोकेशन तो और जगह में बता रहे हैं, बाद में पता चला वही निकला, मोबाइल कहीं और रख के आया। ठीक है, वो तो 0 नहीं हो सकता, ये बचा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, हमको तो x की वही वैल्यू चाहिए थी ना, x की किस वैल्यू पे रखती फिर मैक्सिमम हो, क्वेश्चन यही था, ये नहीं कि करते करते भूल गए, क्वेश्चन ही किया x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस r बाय रूट, x की इस कह रहे हैं मैथ में इतना बड़ा सवाल नहीं किया, डिफरेंशिएशन करना नहीं, हाँ नहीं वो तो मैं खुद ही कर लूंगा, ऐसा थोड़ी मुझसे नहीं हो रहा, x की x की वैल्यू प्लस माइनस r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकते हैं, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2, तुम रिजल्ट याद करो, तुमको इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, ठीक है। और ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ नहीं बनवाता हूं वो ध्यान रखना, और रिजल्ट याद रखना, r बाई रूट 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, समझ में आई बात। x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इंफिनिटी पे भी 0, बढ़ते 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 x इक्वल टू r बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद घटते 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 0। सेम कहानी x के पॉजिटिव साइड में भी, सेम कहानी x के नेगेटिव साइड में भी, इसीलिए प्लस माइनस दोनों आंसर आ रहा है, समझ में आई बात। लिखो मतलब डिफरेंशिएशन तो मत लिखो, अच्छा तुमको इसका डिफरेंशिएशन फिर, अच्छा तुम ये नहीं लिख रहे हो तो तुमको एक बात और दिखाई देता हूँ मैं, चलो लगेगा तुमको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, क्या तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x का बताओ, और 3x हाँ कौन बोल रहा है 3 cos 3, सही बोल रहा सही है, इसलिए बोल रहा था, इसलिए बोला था, हाँ सर बोला था, वेरी गुड। 3 cos 3 कैसे किया, जो भी तुमको सिखाया ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन का मतलब ये, मतलब इसे बहुत मैं सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, असली तरीका होता है कि यहाँ पे मैं तुमको कुछ वेरिएबल मानूं, मैं उसको लास्ट डिफरेंशिएशन वो तुमको करूंगा डर जाऊं, मैं तुमको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करता है, जो चीज यहाँ पे है वही चीज इधर भी होना चाहिए, बट वो चीज यहाँ है नहीं। तो सबसे पहले मतलब साइन 3x का डिफरेंशिएशन बोल दो, तो सारी तो सब कोई बोल देगा भाई साइन 3x का, तो सर क्या हो जाएगा cos 3x, लेकिन अभी यहाँ पे जो एंगल था, जो भी वेरिएबल था वो यहाँ पे तो नहीं था, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई, जैसे एक और बता, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो सबसे पहले sin 2x प्लस 3 का तो सीधे सीधे कर दो cos 2x प्लस 3, और अब जो ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 उसका डिफरेंशिएशन कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो 2 आ जाएगा, तो 3 तो 0 ही है ना,
2x प्लस 3 का जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x का 2 आएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2 cos 2x 3 समझ में आई बात। तो इस तरीके से करना है, तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का क्या मतलब हो गया, एक चेन बनाया मैंने, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, पहले इसका किया, फिर इसका किया, तो ये मैं भी पूरा प्रॉपर तरीके से भी बता सकता हूँ, बट वो तुमको कुछ खास मतलब खास फायदा देगा नहीं, तुमको मैथ में सिखाया जाएगा कि 3x को कोई वेरिएबल मान लो, v मान लो, u मान लो, ठीक। चलो एक बता देता हूँ ना, लेकिन ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं। मान लो 3x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, तो मैं क्या लिखूंगा 3 साइन u लिख दूंगा मैं, और जो वेरिएबल यहाँ वही वेरिएबल यहाँ पे तो चाहिए। x को मैं क्या लिख दूं, x को मैं लिख दूं u बाई 3, तो 3 इधर चला गया, d बाई du ऑफ साइन u, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 बाहर है ना, 3 cos u की अगर क्लास में क्या लिख दूंगा, u की जगह 3x लिख दूंगा, 3 cos, ठीक है। और उससे क्या होगा, तो वो सीधे सीधे बताया मैं, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसका एंगल जो उसका डिफरेंशिएशन। हाँ, एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू है, ये क्वेश्चन तो लिख रही है, ठीक। अब ये डिफरेंशिएशन भी लिख लो कि ये हमको करना है, इसके आगे का स्टेप मत लिखो, यहाँ तक लिख लो कि ये डिफरेंशिएशन करके आएगा, जो कि हम लिख लेना डिफरेंशिएशन करके आएगा, जो कि हमारी कैपेसिटीज बाहर जा रहा था, सीधे रिजल्ट लिखा, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट टू, बट एक होमवर्क है, तुमको बताना है एट एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, तो निकाल लोगे ना, कैसे निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है सर, क्या है, ये x की वैल्यू क्या रखो r बाई रूट टू, यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, तो कल तुम उसको मुझे बताना x इक्वल टू r बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या तुमसे ये भी पूछ सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा भी तो पूछ सकता कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है x इक्वल टू r बाई रूट टू पे, तो चलो x इक्वल टू r बाई रूट टू यहाँ पुट कर देते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बताना मुझे कल, चलो मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। चलो इधर ध्यान दो, तुम लोग ही बता पाओगे, एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, एक्स इक्वल टू 0 पे कितनी थी 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, हाँ। जैसे जैसे बढ़ते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गए किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई, और अब तो हमको पता है कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम हुई होगी, x इज इक्वल टू आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम हुई होगी, उसके बाद घटती गई होगी, घटती गई होगी, घटती गई होगी, इंफिनिटी पे भी जीरो हो गया, हमें पता है इंफिनिटी पे जीरो हुई, देखा हमने, x इक्वल टू आर बाई रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैक्सिमम, और तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुमको यही वैल्यू बतानी है कि यहाँ इस ग्राफ में मैं यहाँ पे क्या लिखूं, कुछ नहीं, x इक्वल टू आर बाई रूट टू करके ले आओगे, आंसर आ जाएगा, बड़े आसान। अच्छा सुनो जरा, ये तो एक तरफ की कहानी हुई, दूसरी तरफ की कहानी क्या, दूसरी तरफ की कहानी क्या है कि भाई, तो दिखा दिया, हाँ दूसरी तरफ की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं इस तरफ चला जाऊं, इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगी, इस तरफ, अगेन अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द रिंग, ये बात समझ में आती। फिर एक इस छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इस छोटू की वजह से इधर होगी, दोनों ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे, इधर वाले ऐड होंगे, ठीक। तो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज अलोंग द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर रिंग पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो अगर रिंग पे मैं निगेटिव चार्ज देता तो अलोंग द एक्सिस एंड टुवर्ड्स द रिंग हो जाता, समझ में आई बात। अच्छा, तो इसको मैं ग्राफ में कैसे बताऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में चली गई ना, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो गया, तो अगर एक्स निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस डायरेक्शन में चलेगी, निगेटिव। चलो ग्राफ को हम बना देते हैं, इसी बात को हम लोग ग्राफ में दिखा देते हैं कि अगर एक्स निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव है, इसको हम बना देते हैं, एक्स निगेटिव किस तरफ, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव किस तरफ, नीचे, अरे भाई एक्स एक्सिस इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, एक्स इधर पॉजिटिव एक्स इधर निगेटिव, तो जब एक्स निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निगेटिव, उसकी मिरर इमेज टाइप की बन जाएगी। बिल्कुल सेम ग्राफ इस तरफ भी आएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 हो गया ये, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होगी, बस निगेटिव नहीं होगी। समझ में आएगा? क्लियर है? चलो, तो ये था पूरी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग।